नमस्ते। तो हमने क्लास में चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट पॉइंट हमने कवर अप कर लिया था। कौन सा फर्स्ट पॉइंट था, याद है कि भूल गए? तो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हमें उसका सेकंड पॉइंट यानी कि यूज़ ऑफ यूजेस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि फॉरेस्ट आखिर हमें कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज़ होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले है उसका इंट्रोडक्शन। तो कि फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स हैविंग द एबिलिटी टू रीजनरेट देमसेल्फ। फॉरेस्ट क्या है? तो कि एक तो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसका 1 से 2 से बहुत बार उसका यूज़ किया जा सकता है और वो अपने आप उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी है। विदाउट दिस एंड द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, यानी कि फॉरेस्ट के बिना और फॉरेस्ट में से जो मटेरियल्स बनते हैं उनके बिना लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, यानी कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि हमारा जीना मुमकिन नहीं है। यानी कि हमें फॉरेस्ट हमारे लिए एक आवश्यक यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉरेस्ट के बिना और फॉरेस्ट से बनी हुई चीज़ों के बिना हमारा जीना नामुमकिन है। द प्रिमिटिव ह्यूमन्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट, यानी कि पहले के ज़माने में एंशियंट पीरियड में लोग फॉरेस्ट में ही रहते थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। और वो लोग जो वहाँ पे रहते थे वो उन फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए और उनके कपड़ों के लिए। लेटर ऑन दे स्टार्टेड ग्रोविंग फूड ऑन द लैंड ऑब्टेन्ड बाई क्लियरिंग द फॉरेस्ट। धीरे धीरे उन लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे फूड को ग्रो करना शुरू किया, यानी कि ग्रोविंग फूड, खाना वहाँ पे ग्रो करना शुरू किया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हाउएवर हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन बढ़ता गया क्योंकि लोग पहले जहाँ पे रहते थे उन्हें धीरे धीरे काट के वहाँ पे अपना काम, यानी कि जैसे कि हम खेती करते, एग्रीकल्चर काम करते, उस तरह से उन्होंने वहाँ पे फूड ग्रोविंग का काम शुरू कर दिया। बट दे आर स्टिल वेरी एसेंशियल फॉर अवर एग्जिस्टेंस, लेकिन अभी भी हाल में भी वो हमारे लिए ज़रूरी है। फॉरेस्ट अभी भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। 17.2 एक्टिविटी क्या है? तो कि वहाँ नीचे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, उसका आपको पता लगाना है कि ये आखिर बनते कहाँ से है, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आखिर ये फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। पेपर है तो कहाँ से बनता है? तो कि ट्रीज़ में से। तो उस तरह एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाया गया है, बाकी के आपको फिलअप करने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो कि फ्रॉम एक्टिविटी 7.2 जब आप एक्टिविटी कंप्लीट करोगे ना तो आपको उसे पता चलेगा कि यू कैन कंक्लूड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज प्रेजेंट इन यूर होम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ जितने आप रोज़ यूज़ करते हैं उसमें से ज़्यादा प्रोडक्ट किससे बने जाते हैं? तो कि फॉरेस्ट से ही बनाए जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट के चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। ये ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द यूजर्स ऑफ फॉरेस्ट इज गिवन बिलो, यानी कि यूजर्स डिटेल में बताया गया है कि किस किस तरह से फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ फूड, यानी कि ऐसे सोर्स ऑफ फूड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के लिए, खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो आखिर मिलता कहाँ से आता है? तो कि प्लांट्स में से। अब आप बोलोगे खाना तो हम खुद पकाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम रोटी खाते हैं वो गेहूँ की होती है, गेहूँ कहाँ से आता है? तो कि प्लांट्स में से। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो कि प्लांट्स के ऊपर। सेकेंड यूज़ है तो कि प्रोवाइड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे लिए यूज़ आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट में से मिल जाते हैं, जैसे कि टिम्बर लकड़ी हो, फ्यूल यानी कि जलाने के लिए, क्लॉथिंग के लिए फाइबर, पेपर, रबर, स्पाइसेस, मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन भी प्लांट्स में से मिलते हैं, ऑयल भी मिलता है, रेजेंस, गम्स भी मिलता है, परफ्यूम, डाई, ये सभी प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं और हमारे लिए यूज़फुल है वो सभी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिल जाते हैं? तो कि प्लांट्स में से अथवा तो फॉरेस्ट में से।
थर्ड पॉइंट है तो कि प्रिवेंट सॉइल एरोशन। अब हमें पता है सॉइल एरोशन को प्रिवेंट करने में जो ट्रीज होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे और पॉइंट में दिया गया है तो कि ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोशन। जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल एरोशन को प्रिवेंट यानी कि सॉइल के धोवाण को प्रिवेंट करते हैं। किस तरह से? तो कि उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ कर रखते हैं, होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स टूगेदर थ्रू देयर रूट सिस्टम। रूट सिस्टम से वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ कर रखते हैं। इसकी वजह से यानी कि तेज़ हवा चले अथवा तो तेज़ पानी का फ्लो हो तो भी वो सॉइल वहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि इस प्लांट के उस ट्रीज के रूट ने सॉइल को वहाँ पे पकड़ कर रखा है, इसलिए। तो थर्ड पॉइंट है सॉइल एरोशन। फोर्थ है तो कि कंट्रोल फ्लड्स। फ्लड्स को भी कंट्रोल करता है। जो फॉरेस्ट होता है वो फ्लड को भी कंट्रोल करता है। फ्लड्स मतलब पानी का पूर। तो कि ट्रीज अलोज वाटर टू सीप इनटू द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। ट्रीज सॉइल को तो पकड़ कर रखता है लेकिन वो पानी को एब्जॉर्ब भी करता है, यानी कि जो रेन वाटर है वो डायरेक्ट जो ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो उन्हें डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल ऑब्जर्वर ऑफ रेन वाटर एंड हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर टेबल। यानी कि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल ऑब्जर्वर है, यानी कि नेचुरली वो ऑब्जर्व करता है रेन वाटर को और वो वाटर टेबल को भी मेंटेन करता है। वाटर टेबल मतलब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था तो कि अंडरग्राउंड में जो वाटर का लेवल है उसे कहते हैं वाटर टेबल। तो कि फर्दर द फ्लो ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पानी का जो फ्लो है, पानी जो बहता हुआ पानी जाता है वो ट्रीज की वजह से कम हो जाता है। इन दिस मैनर यानी कि इस तरह से द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, यानी कि इस तरह से जो ये पानी का पूर होता आता है उसे हम कम कर सकते हैं ट्रीज की मदद से। इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड फ्लड्स द एरिया अराउंड इट। अगर ट्रीज ही नहीं होते तो जो बारिश का जो पानी है वो डायरेक्टली किसके साथ टकराता है? ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड से डायरेक्ट बहता बहता चला जाता और उस पूरे एरिया को क्या कर देता? तो कि पानी पानी। लेकिन वहाँ पे ट्रीज है, इसकी वजह से जो पानी है वो डायरेक्टली रूट सिस्टम के थ्रू नीचे ग्राउंड में चला जाता है। तो ये एक यूजफुल पॉइंट है। उसके बाद है प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि शेल्टर यानी कि रहने की जगह और प्रोटेक्ट भी करता है हमें फॉरेस्ट। तो हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पे रहते हैं? तो कि फॉरेस्ट में। देखो मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट। मंकी, लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, जैकल, बर्ड्स एंड स्क्वेरल और सम ऑफ द एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट, यानी कि ये कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। और उसी तरह से कुछ ट्रीज जैसे कि बहुत सारी ट्रीज, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। हर्ब्स मतलब हम सबको पता है जड़ी बूटी, जहाँ जिसमें से हमें ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो ट्रीज होती है वो सिर्फ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्रीपर्स यानी कि आप सब ने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं ना वो इस तरह से ऊपर की साइड नहीं बल्कि नीचे की साइड ऐसे ग्रो होते हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा हो करेला है वो भी किस तरह से। उसके बाद जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट भी एकदम क्या करता है? तो कि पूरी डायरेक्शन में जिस साइड हमें उसे ले जाना है उस साइड की तरफ वो ग्रो होता है, यानी कि उस तरह के प्लांट्स को कहते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ये सभी इस तरह के प्लांट्स हमें कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कि फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट दस इज़ ए होम फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो जंगल है वो प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स के लिए घर है। मैनी ट्रिबल पीपल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट, यानी कि हम सबको पता है बहुत लोग भी जैसे कि हमारे जैसे नहीं लेकिन बहुत सारे लोग भी, ट्रिबल लोग मतलब आपने ये वर्ड सुना होगा आदिवासी, ऐसे लोग कहाँ पे रहते हैं? तो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो कि इस तरह के लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। दिस पीपल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। यहाँ पे रहने वाले लोग खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, दवा के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? तो कि टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। ये सभी फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द ट्राइबल पीपल, ये उनके लिए एक लाइफ लाइन है। हम सबने लाइफ लाइन वर्ड्स तो बहुत बार सुना है। तो ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स है उनके लिए फॉरेस्ट ही उनकी लाइफ लाइन है।
उसके बाद है प्यूरिफाई एयर एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एयर को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसे बढ़ाकर यानी कि मेंटेन करके रखता है। हम सबको पता है कि जो ट्रीज और प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगर आप सोचो कि दोनों ऑक्सीजन ही लेते होगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो उस बैलेंस को भी ये जो फॉरेस्ट है वो बरकरार रखते हैं। देखो, प्लांट्स प्यूरिफाई एयर एज दिस दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। इसकी वजह से जो एयर है वो प्यूरिफाई हो जाती है यानी कि शुद्ध हो जाती है। द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट फॉर देयर रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन है वो एनिमल्स और प्लांट्स क्या कर लेते हैं तो कि यूज़ करते हैं, किसके लिए तो कि रेस्पिरेशन के लिए। अब आप बोलोगे तो कि प्लांट्स तो ऑक्सीजन को रिमूव करता है, लेकिन प्लांट्स रात में क्या करते हैं तो कि ऑक्सीजन को वापस वो लेते भी है। तो कि हाउएवर प्लांट्स हैव द यूनिक एबिलिटी ऑफ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर दिस रीज़न फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। लेकिन प्लांट्स के पास एक और एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन को लेता है लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है। किस प्रोसेस के थ्रू तो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। इस वजह से फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स की तरह से भी नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन लंग्स, ग्रीन मतलब हम सबको पता है कि ग्रीन कलर तो फॉरेस्ट में मोस्ट ऑफ ग्रीन कलर ही होते हैं, सभी प्लांट्स के कलर ग्रीन होते हैं, इसलिए उसे ग्रीन लंग्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट्स दस मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स क्या करते हैं तो कि एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कौन मेंटेन करता है तो कि प्लांट्स। उसके बाद पॉइंट है तो कि चेक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को चेक करता है, तो किस तरह से चेक करता है तो देखते हैं। ये नंबर ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि हम जो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को बर्न करना, इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैस रिलीज होते रहते हैं। विथ द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है तो कि टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो मतलब अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ा। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं तो कि ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इट्स कॉन्सेंट्रेशन कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ट्रीज दस चेक एयर पोल्यूशन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करेंगे तो वो क्या करेगा तो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। तो उसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो कम होता जाएगा। और इस वजह से हम क्या कहते हैं तो कि जो ट्रीज़ होते हैं वो एयर पोल्यूशन को चेक मतलब उन्हें कंट्रोल करते हैं। उसके बाद का पॉइंट है रेगुलेट क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। हम सबको पता है वाटर साइकिल में एक मेन पार्ट कौन होता है तो कि ट्रीज़ का होता है। तो कि ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू एवोपरेशन। ट्रीज क्या करता है तो कि सोइल में जो भी पानी है उन्हें अपने रूट्स की मदद से उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद उनके लीव्स के थ्रू वाटर वेपर को बाहर क्या कर देते हैं, एवोपरेट कर देते हैं एयर की मदद से। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहाँ से वाटर वेपर बाहर रिमूव हो जाता है, जिसको कहते हैं एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो कि दिस कीप्स द एयर कूल। इसकी वजह से जो एयर होती है, जो हवा होती है वो थोड़ी ठंडी होता है। अब आपने ये तो महसूस किया ही होगा कि जहाँ पे ग्रीन प्लांट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो हवा चल रही होती है वो एकदम ठंडी होती है, और जहाँ पे डेजर्ट यानी कि प्लांट्स नहीं होते, पूरा लैंड ही होता है, वो कोई भी प्लांट्स नहीं होते, वहाँ पे जो हवा चल रही होती है वो एकदम गर्म होती है। किस वजह से तो कि प्लांट्स जो है वो सराउंडिंग को क्या करता है तो कि कूल करता है। इन एडिशन दिस हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन लीड्स टू रेन। उसके साथ साथ ये क्लाउड फॉर्मेशन में भी प्लांट्स हेल्पफुल होते हैं और रेन को भी लाने में प्लांट्स ही मदद करते हैं।
द वाटर साइकिल इज मेंटेन्ड इन दिस मैनर। तो इस तरह से वाटर साइकिल जो है वो मेंटेन होती रहती है। दिस बैलेंस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ ट्रीज। लेकिन अगर ट्रीज रिमूव हो गई तो ये जो बैलेंस है वो पूरा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट ये तो कि मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई में भी ये फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज हेल्पफुल रहते हैं। किस तरह से, तो कि डीकम्पोजर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट सॉइल हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डाइवर्स प्लांट प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। डीकम्पोजर्स मतलब हमने इसके बारे में भी आगे के चैप्टर में पढ़ा था। डीकम्पोजर कहाँ पे रहते हैं, तो कि सॉइल में। तो कि जो फॉरेस्ट के सॉइल में जो डीकम्पोजर रहते हैं वो क्या करने में हेल्पफुल रहते हैं, तो कि न्यूट्रिशन को सप्लाई करने में। कहाँ सप्लाई करते हैं, तो कि जो प्लांट्स उस सॉइल के ऊपर ग्रो हुआ है उसको वो न्यूट्रिएंट्स वापस दे देते हैं। फॉर दिस रीजन फॉरेस्ट विच हार्बर्स प्रोड्यूसर herbivores, carnivores and decomposers are a dynamic living entity full of diverse form of life and interaction among them। तो इस वजह से ये जो भी है फॉरेस्ट में रहने वाले सभी हो, फिर चाहे वो हेर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, डीकम्पोजर, इन सभी के बीच में एक प्रकार का इंटरेक्शन उनके बीच में प्रोड्यूस हो जाता है। अब आप बोलोगे कि न्यूट्रिशन ये आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, तो हमने बेस्ट एग्जाम्पल दिया था कि जो सॉइल है जिसके ऊपर हम कोई भी डेड बॉडी को उसके अंदर डालते हैं, अथवा तो जो भी प्लांट्स वो डेड हो जाने के बाद सॉइल के ऊपर पड़ता है, तो इन डेड प्लांट्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन ले लेगा, तो कि डीकम्पोजर। वापस उसी सॉइल के ऊपर जो भी न्यू प्लांट्स ग्रो होगा उन वो डीकम्पोजर वो पूरे न्यूट्रिएंट्स किसको दे देंगे, तो कि प्लांट्स को। इनके सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करके रखते हैं ये जो ट्रीज होते हैं वो डीकम्पोजर की मदद से। और लास्ट यूज़ है तो कि सर्व एज अ सोर्स ऑफ टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। हम सबको पता है कि इस तरह के प्लेस को हम टूरिस्ट प्लेस की तरह से भी जाने जाते हैं। A lot of people are attracted to forest for hiking, camping, research and various other outdoor activities। यानी कि बहुत सारे पीपल्स इस तरह के प्लेस को फॉरेस्ट को टूरिस्ट एक्टिविटी की तरह से यूज़ करते हैं, यानी कि आउटडोर मतलब घर के बाहर की एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, कैंपिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च में भी और बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ में भी फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के लिए एकदम अट्रैक्टिव प्लेस है। तो ये हमने देखे यूजर्स ऑफ फॉरेस्ट, बहुत सारे यूजर्स है फॉरेस्ट के, यहाँ पे बड़े बड़े यूजर्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। बेस्ट पॉइंट में बोला जाए तो कि फॉरेस्ट के बिना हमारा लाइफ जो है जी रहे हो उसे सोचना भी इम्पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलो नमस्ते।